अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हमारा है लेक्चर नंबर 4। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स को तफसील से पढ़ा, समझा, देखा था। स्पीड वेलोसिटी को अच्छे से देखा था। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जो डिफरेंट केसेस होते हैं, डिस्टेंस सेगमेंटेशन वाले और टाइम सेगमेंटेशन वाले, उनको अच्छे से देखा, समझा और एनालाइज किया था। और ये देखा था कि पास्ट पेपर्स में उनके सवालात किस किस तरह से आते हैं। हम एक तरह से अभी बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये सब बेसिक्स है ना। काइनेमेटिक्स क्या है भाई? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आप किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। आप डिटेल में नहीं जाते कि वो कौन सी फोर्स है जो बॉडी को मूव करा रही है। हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है तो इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आप नाप सकते हो। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड या वेलोसिटी होता है, और तीसरा पैरामीटर हमने आज डिस्कस करना है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन को तफसील से समझेंगे, सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, वेक्टर कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे, मैग्नीट्यूड, टाइप, सारी चीज देखेंगे और इसके कैसे कैसे सवाल डायरेक्टली पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वो सब का सब आपको यहां पे बता देंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करें भाई। हेडिंग लगा लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। मेरा नाम बिलाल जिया है और ये हमारा एक छोटा सा चैनल है जिसके ऊपर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो बेटे, हम लोगों ने एक बात ये पढ़ी थी कि अगर कोई भी बॉडी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है तो वो जो रास्ता इख्तियार करती है, इस रास्ते पे जो फासला कवर करती है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जो पाथ की एक्चुअल लेंथ कवर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर्स होती है। फिर हमने ये बात भी पढ़ी थी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या कहला रहा होता है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट, जो डायरेक्टेड होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये पढ़ लिया था हमने। फिर हमने ये चीज देखी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये आपके पास क्या कहलाती है जनाब? स्पीड कहलाती है। स्पीड को कैसे डिफाइन किया था कि जनाब कितना फासला कितनी देर में कवर हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ अ बॉडी। इसी तरह वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था कि जनाब कितनी डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कवर हुई, इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। क्लियर है? कितनी डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कवर हुई। क्लियर है? इसको हमने ये भी कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आसान भाषा में डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार, पोजीशन वेक्टर के बदलने की रफ्तार, पोजीशन के बदलने की रफ्तार को आप क्या कहते हो? वेलोसिटी। जिस तेजी से बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है उसे आप क्या कहते हो? वेलोसिटी। ये सब बातें हमने स्पीड वेलोसिटी में अच्छे से समझी थी। डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी आ जाए ना तो वो रफ्तार होता है। या आपके पास पोजीशन के चेंज होने की रफ्तार। पोजीशन के चेंज होने की रफ्तार का कॉन्सेप्ट आपको मैंने ये बताया था। सपोज कर लो ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है एंड लेट से इसके ऊपर मेरे पास ऐसे दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट ए का अपना पोजीशन वेक्टर होगा। मान लेते हैं पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है जनाबे वाला आर ए। इसी तरह पॉइंट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा, इसको मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास? आर बी। यानी कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में, ए और बी, जिनको पोजीशन वेक्टर आर ए और आर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो पहले ए पे था, अब कहां आ गया? बी पे आ गया। तो ए मेरा क्या हो जाएगा भाई? इनिशियल हो जाएगा, और बी क्या हो गया? फाइनल हो गया। अगर आपसे पूछे जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ये रही, ए से बी तक का एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर, ये बेसिकली इसकी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा होगा, जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी मेरे पास? वेलोसिटी। तो यही पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी। कि बॉडी जो यहां से यहां पे आई है, इसने ये फासला कितनी देर में कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या थी हमारे पास? वेलोसिटी। ठीक है भैया। अब हमारे पास आता है आज का टॉपिक, और वो क्या है जनाब? हमारे पास एक्सेलरेशन। अच्छा भाई, अब यहां पे ना बच्चे करना क्या आपने पहले एक्सेलरेशन का जो भी लफ्ज़ी मतलब वगैरह कुछ भी समझा हो, कोई इशू नहीं है।
अच्छे से समझना, इसके अंदर से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा, आपको जितने अच्छे तरीके से ये बेसिक सारी क्लियर होंगी ना, और ये क्लियर होगा, उतने अच्छे तरीके से आपको आगे के 3 लेक्चर या 2 लेक्चर समझ में आएंगे जिनमें हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में अक्सर हम जो ये बात कहते हैं या डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है जनाब? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या मतलब? देखो भाई, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए इक्वल डेल्टा वी अपॉन टी। आसान भाषा में कह दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी समझाता हूं, समझो जरा। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। बेटे ये सेकंड से सेकंड कटेगा नहीं, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है ये। अरे भाई कैसे? इस सेकंड के नीचे क्या है? 1 है ना, तो जब ये मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, ये चीज पलट जाएगी, यानी कि 1 अपॉन सेकंड क्या बना ये? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैसे ही बता दिए, शायद मेरे किसी मासूम बच्चे के जहन में आ रहा हो, सेकंड से सेकंड को काट देते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। अब कॉन्सेप्ट समझो। सपोज करो आपको कहा जा रहा है कि एक बॉडी मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस जुमले का अगर आपको मतलब समझ में आता है तो आप एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हो। यानी कि देखो, इसको मेरा बेटा देखो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन बराबर है 5 मीटर पर सेकंड भाई देखो वही चीज है ना, अभी तो लिखना सिखाया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ था जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट है। मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, मैंने कहा मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाला ऊपर और सेकंड टाइम वाला नीचे आ जाएगा। ऊपर वाली चीज क्या बताती है? चेंज इन वेलोसिटी। नीचे वाली बताती है कितने टाइम में ये चेंज आया। यही पढ़ा है आपने। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कहा जाए कि एक बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, इसका मतलब उस बॉडी में हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड का चेंज आ रहा है। मतलब समझे? मतलब एक गाड़ी चल रही है, टाइम t इक्वल 0 पे, यानी कि जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मान लो इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। कितनी थी? 2। एक सेकंड बाद 2 में 5 ऐड हो गया, स्पीड हो गई 7। अगले सेकंड बाद मजीद 5 ऐड हो गया 12। अगले सेकंड बाद मजीद 5 ऐड हो गया 17। अगले सेकंड बाद मजीद 5 ऐड हो गया 22। ये मतलब है इसका। अगर हम कहते हैं ना बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब यह है हर सेकंड बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। सर क्या लाजमी है वेलोसिटी बढ़ रही होगी? नहीं, कम भी हो सकती है। अभी पढ़ेंगे आगे एक्सेलरेशन डिसेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स। मैंने मिसाल दी है, अगर एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है पहले 2 थी मिसाल, 2 भी मिसाल ले ली ना, पहले लेट से 0 थी, अगले सेकंड बाद 5, फिर एक सेकंड बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। ये मतलब है इसका। इसी तरह डिसेलरेट भी हो सकता है कि एक गाड़ी 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, मैं कह रहा हूं बॉडी के पास डिसेलरेशन आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में बॉडी की रफ्तार कम हो रही है। 100 के बाद 95 हुई अगले सेकंड बाद 90, अगले सेकंड बाद 85, अगले सेकंड बाद 80। ये मतलब है एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन को मैं कैसे डिफाइन करता हूं? मैं कहूंगा एक्सेलरेशन से मुराद है वेलोसिटी के बदलने की स्पीड को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की बदलने की स्पीड को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये बताता है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किस तेजी से, कितनी रफ्तार से चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी रैपिडली चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन ज्यादा है। अगर वेलोसिटी आहिस्ता 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 चेंज हो रही है तो कम है। मान लो आपके पास दो गाड़ियां हैं, दोनों की रफ्तार स्टार्ट में 2 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी स्पीड थी? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड बाद इसकी रफ्तार हो गई 12 मीटर पर सेकेंड और इसकी रफ्तार हुई 3 मीटर पर सेकेंड। पहली वाली गाड़ी के अंदर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया, इसमें एक सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीमेंट आया। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी रैपिडली बढ़ी है।
कम समय में, कम वक्त में ज्यादा बढ़ी है, इसकी कम टाइम में कम बढ़ी है। दोनों का टाइम तो सेम था ना, एक एक सेकंड बाद चेक किया दोनों को, इसकी एक सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ गई, इसकी 1 ही बढ़ी। ये होता है एक्सेलरेशन। तो क्या डिफाइन कर रहा है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तेजी से बदलेगी तो हम कहेंगे भैया आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी उतनी क्या है? ज्यादा है। वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी तो हम कहेंगे भैया आपकी एक्सेलरेशन भी क्या है? कम है। बहरहाल ऑल इन ऑल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला कैसे डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन का? A इक्वल्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा वी से क्या मुराद है भाई? जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, अपॉन में टी से क्या मुराद है? टी से मुराद है टाइम टेकन फॉर द चेंज। अच्छा अब एक चीज और देख लेना, अक्सर आपको ना किताब में ये चीज ऐसे भी लिखी मिलती है, ये डेल्टा टी भी लिखा मिलता है, इससे परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। देखो समझो, सब समझो। देखो भाई मान लो आपने टाइम t1 पे ऑब्जर्व किया। कब ऑब्जर्व किया? टाइम t1 पे। जब इनिशियल ऑब्जर्व किया बॉडी की वेलोसिटी थी vi, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने कुछ टाइम बाद टाइम t2 पे ऑब्जर्व किया बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? vf, फाइनल वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में जितना टाइम लगा तो t2 माइनस t1। तो सर फिर आपने यहां t कैसे लिखा? अमूमन होता क्या है? अमूमन होता यह है जब आप इनिशियल ऑब्जर्वेशन लेते हो ना तो टाइम t1 को हम लोग क्या लेते हैं? टाइम t इक्वल 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टाइम t इक्वल 0। और t2 को हम टाइम t ले लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं t2 किसके बराबर है? t सेकंड्स के बराबर है। मतलब समझो आपने पहली ऑब्जर्वेशन ली टाइम t इक्वल 0, दूसरी ऑब्जर्वेशन 5 सेकंड बाद ली तो t2 की वैल्यू यहां 5 हो जाएगी। तो जब आप इसको यहां रखोगे तो क्या बनेगा? ये vf माइनस vi अपॉन में t2 की जगह पे t आ गया -0, क्या बन जाएगा? ये डेल्टा v अपॉन t। जब कभी भी आप देखो ना डेल्टा t की जगह पे t लिखा हुआ है, इसका सिंपल एक मतलब है कि भैया आपने अपनी इनिशियल टाइम को टाइम t इक्वल 0 अज्यूम किया था। सर क्या लाजमी है हमेशा टाइम t इक्वल 0? नहीं, एग्जामिनर अपनी मर्जी से कुछ कह सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहते हैं आपको भाई टाइम t इक्वल्स 2 और टाइम t इक्वल्स 5 के दरमियान में बॉडी का क्या एक्सेलरेशन था, तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में चेंज इन वेलोसिटी कंसीडर कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? सेट है? सेट है भैया? तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिट हमने देख लिया इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसका, सेकंड इसका, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोल रहा हूं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया? अच्छा अब एक चीज जरा यहां पे और, ये सब बातें नोट करते जाना। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गोया के जब वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहता हूं कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है तो यह बात तय है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है। क्लियर है भाई? बोलने को बड़ी आसान बात लग रही है लेकिन आगे अभी आप बोंगी मारोगे, इसलिए इस बात को अच्छे से नोट करना। अगर कहा जाए कि फलानी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो यह बात डेफिनेट है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हुई है। ठीक है? तो एक्सेलरेशन का दारोमदार किस पे है? चेंज इन वेलोसिटी पे। यानी कि मैं कहूंगा अगर एक बॉडी एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। हमने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस की थी, लास्ट लेक्चर में, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है जब वेलोसिटी ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही हो ना डायरेक्शन में चेंज हो रही हो। याद है? अगर आपकी वेलोसिटी ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है ना डायरेक्शन में, मतलब एक गाड़ी चल रही है, उसकी रफ्तार पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम बाद फिर उसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम बाद फिर उसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप नोट करो, क्या इस गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। क्या इसका मैग्नीट्यूड में तब्दीली आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैं कहूंगा बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड या बॉडी इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। क्यों भाई? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को
अपन लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही इसकी, तो कहां से आएगी एक्सेलरेशन भैया? क्लियर है? ये सब बातें नोट करते जाना, बेसिक ग्राउंड बना रहे हैं अभी हम आगे खेलने के लिए। सेट है? तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है, every accelerated body will have a non-uniform velocity। non-uniform velocity का मतलब क्या होता है कि velocity vary कर रही है, velocity change कर रही है। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, आपके पास जो velocity है, velocity is a vector quantity। velocity कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चीज जिसपे वो डिपेंडेंट है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज जिसपे वो डिपेंडेंट है वो क्या है? डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है दो वजूहात की बिना पे, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। हो सकता है दोनों चीजें चेंज हो रही हो सकता है कोई एक चीज चेंज हो रही हो। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो आपका वेक्टर होता है वो इन दोनों चीजों पे अलग अलग डिपेंड करता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, भले डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, वेक्टर चेंज हो जाता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, वेक्टर चेंज हो जाएगा। मतलब मिसाल समझो, एक गाड़ी ऐसे मूव कर रही है सीधे हाथ की तरफ। पहले उसकी रफ्तार थी 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद उसकी रफ्तार हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम के बाद मजीद उसकी रफ्तार हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। अब नोट करो, ये जो गाड़ी मूव कर रही है, अगर मैं आपसे इसकी वेलोसिटी पूछूं इन 3 डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, तो V1 का डायरेक्शन देखो कहां है? राइट साइड। V2 का डायरेक्शन कहां है? राइट साइड। V3 का डायरेक्शन भी कहां है? राइट साइड। क्या ये तीनों वेलोसिटी के वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन चेंज हुए? नहीं हुए। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड में तब्दीली आई? यस यस यस। 5 से बढ़ के 7, 7 से बढ़ के 9। तो आप बोलोगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, देयरफॉर द बॉडी इज एक्सेलरेटेड। बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। दूसरी चीज, अब यहां देखो, अगर एक आपके पास मान लो एक गाड़ी ऐसे गई 5 मीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी को मैंने कह दिया V1। कुछ टाइम बाद गाड़ी ऐसे टर्न काटा और नीचे की तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी को मैंने कह दिया V2। अब नोट करो, क्या यहां पे V1 और V2 का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम है। ये भी 5 है, ये भी 5 है। लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं सेम। इसका डायरेक्शन राइट साइड, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो आप बोलोगे V1 इज नॉट इक्वल टू V2। यहां भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? क्यों? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ो क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज इन आइदर ऑफ द टू मैनर्स। या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगा। जब तक हम लोग ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन, तब तक 95% ऑफ द टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। आपको या तो ऐसे वेलोसिटी बढ़ते हुए मिलेगी या कम होते हुए मिल रही होगी, जिसको हम एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन कह रहे होंगे। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसमें डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, जिसकी वजह से बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है। तो फिजिक्स रट्टा नहीं है। फिजिक्स को रट्टा मार के तुम फिजिक्स के साथ जबरदस्ती बुराई करते हो। तो फिजिक्स के साथ ऐसा भयानक मजाक नहीं करो, ठीक है? क्लियर हो गया भैया यहां तक? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, और चेंज 2 मैनर्स में हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको कभी ये कहा जाए कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? नाइदर द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग नॉर द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ये क्लियर मतलब है इसका कि इसका भाई मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, के इस कांस्टेंट से शो कर रहा हूं, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? कांस्टेंट है या फिक्स है। ये मतलब होता है अगर कहा जाए ना बॉडी के पास एक्सेलरेशन 0 है। जल्दी से क्विकली टेक अवे पॉइंट रिवाइज करो, फिर छाप लेना इसे। एक्सेलरेशन आपके पास चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना ज्यादा चेंज हुई वो तय करेगा एक्सेलरेशन कितना ज्यादा या कितना कम है। एक्सेलरेशन आ सकता है वेलोसिटी के चेंज होने से, और वेलोसिटी चेंज हो सकती है 2 में से 1 वजह पे।
या तो मैग्नीट्यूड चेंज या डायरेक्शन चेंज, दोनों भी हो सकते हैं इकट्ठे, लेकिन वो इनमें ही आ जाएगा ना फिर। तो यहां पे हम जो नॉर्मली डिस्कशन करेंगे वो मैग्नीट्यूड चेंज ही कर रहे होंगे, नॉर्मल ऐसे ही होता है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना जरूरी था, ठीक है। फिर हमने ये बात देख ली कि भाई अगर बॉडी की एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, नॉट चेंजिंग, फिक्स, मैग्नीट्यूड के सेंस में भी और डायरेक्शन के सेंस में भी। कॉपी कर लो भैया, आगे चलते हैं। अब इसी तरह से मेरा बेटा आपको याद होगा, आपने फ्री फॉल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हमारे पास भी अभी ग्राफ के बाद फ्री फॉल मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करना सीखेंगे। तो भैया जो फ्री फॉल मोशन होता है उसमें क्या होता है? फ्री फॉल मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है भाई? जी के बराबर होता है। फ्री फॉल मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। और जी से क्या मुराद होती है? जी से मुराद होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही है। अब अगर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, तो जरा गौर से देखना कि हो क्या रहा होता है। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे फ्री फॉल कर रही होती है ना, गिर रही होती है, तो A इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। राउंड ऑफ करके इसे हम 10 करें जरा, तो इसका मतलब यह है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब समझे? जो बंदा ऊपर से नीचे गिर रहा है उसकी रफ्तार में हर गुजरते सेकंड के साथ 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। एक बंदे को ऊपर से नीचे गिरने में 10 सेकंड लगे, वो फ्री फॉल कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। मैंने राउंड ऑफ करके 10 कर दिया। राउंड ऑफ कर नहीं सकते वैसे, न्यूटन चप्पे मारेगा आके, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट चलो कर लिया। 10 सेकंड बाद उसने आके नीचे जमीन से टकराना है, खुदा ना खास्ता। टाइम t इक्वल 0 पे उसकी रफ्तार 0 होगी। एक सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ के 10 हो गई, अगले सेकंड बाद मजीद स्पीड बढ़ के 20 हो गई, 30, 40। जब जमीन से आगे स्ट्राइक करेगा उस बॉडी की रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। अब यह बात समझ में आ रही है कि जो बॉडी जितना ऊपर से नीचे आती है चोट उतनी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जमीन से स्ट्राइक करते वक्त उसकी रफ्तार उतनी ज्यादा होती है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि क्या है भाई, 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड बाद बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। यही वजह है कि अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा कूदता हूं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक सेकंड भी नहीं लगा मुझे नीचे जाने में। एक सेकंड लगता तो मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी होती जमीन से लगते हुए। 2 सेकंड होते तो 20 से स्ट्राइक करता। यह है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है भैया? चलो, वैसे फ्री फॉल मोशन अभी हमारा पूरा लेक्चर आएगा आगे, परेशान नहीं हो। अब अपने पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है जनाबे वाला? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा जनाबे वाला। मैग्नीट्यूड तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले से निकाल ही सकते हो, A इक्वल्स डेल्टा वी अपॉन टी, कि जनाब वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, यहां से निकल जाता है हमारे पास। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, अब अक्सर जो हमारे मासूम भोले भाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट होता है, सर देखें आपने बताया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है जहां बॉडी चल रही होती है। मैंने ऐसा नहीं बताया था, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सही कॉन्सेप्ट जानकर जियो वरना रोते रहोगे। मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर, अभी स्टार्ट में भी रिवाइज कराया था, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो सर वही बात हो गई ना, बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो ये इनिशियल है ये फाइनल है, हो गया स्ट्रेट लाइन वेक्टर वहां से। हमेशा ऐसा नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक में चेंज हो जाएगा। तो सही है, क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने वेलोसिटी का बताया था। मैंने बताया था हमारी किताबों में लिखा होता है कि वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कभी कभार वो किताब वाले ये भी छाप देते हैं कि वेलोसिटी, जज्बाती हो जाते हैं, वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी होती है। ये बात तब तक सही है जब तक आप ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हो, लेकिन जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जाओगे तब ये बात गलत है आपकी। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन का सही कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह वेलोसिटी की बिल्कुल सही वाली डेफिनेशन क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि बॉडी का जो मोशन का डायरेक्शन है
उसके अलावा आपकी क्या होगी, वेलोसिटी। जब तक आप ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हो ना, तब तक इन दोनों से आपको मुराद एक ही मिल रहा होगा कि बॉडी जहां चल रही है, पीछे इनिशियल है, आगे फाइनल है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होगा और वेलोसिटी भी वही होगी। यही वजह है कि इस पूरे चैप्टर में हम यही मान के चलेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ क्या है, पैरेलल है। लेकिन बाबा हमेशा ऐसा नहीं होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब आपका पेंडुलम ये मीन की तरफ आ रहा होगा तो आपको नजर आ रहा होगा कि उसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है। इसलिए रट्टा नहीं लगा लेना इसका कि ये हमेशा ऐसा होगा, ना मैंने ऐसा कहीं कहा है, ठीक है। जो सही वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, बॉडी का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है। मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो ये डायरेक्शन मेरी वेलोसिटी का है, मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो ये डायरेक्शन मेरी वेलोसिटी का है। जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तक ऐसे ही होगा कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज पैरेलल, क्योंकि अगर मैं यूं चल के 2 कदम इधर आता हूं तो इनिशियल पॉइंट मेरा पीछे है, फाइनल पॉइंट आगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहां है और मैं चलता हुआ भी यहां आया हूं तो वेलोसिटी भी यहां है। क्लियर है, ये बात तो हो गई रिवाइज। अब हमारे मासूम स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि सर जो एक्सेलरेशन है वो भी वेलोसिटी के पैरेलल होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों जहां जरा समझ लो, पहली बात तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रही है ठीक है। एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन वेलोसिटी, पहले तो ये क्लियर कर लो। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। क्लियर है। मिसाल से समझते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन का आपस में क्या ताल्लुक होता है, ठीक है। अच्छा जनाब, अगर आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा, जो भी हमने आगे पढ़ना भी है, वैसे आपने कभी ना कभी बचपन में सुना तो होगा कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, F इक्वल्स एम ए, F इक्वल्स एम ए, पढ़ा होगा ना। फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और यहीं से देखते हुए हम ये भी कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है, यानी कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। ये बात बिल्कुल ठीक है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। गलत हो भी कैसे सकती है, बाबा न्यूटन ने कही है ये बात, तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। अभी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता, इतनी बात मुझे पता है। मुझे अब तक जो मेरे जहन में होनी चाहिए ना बात, वो क्या है, वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है। बॉडी जिस सिम्प्ट में जा रही है ना, वेलोसिटी का वही डायरेक्शन है। मैं मार्कर को यूं ऊपर उछालता हूं, जब तक मार्कर ऊपर जा रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, जैसे ही मार्कर नीचे आना शुरू होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। मुझे नहीं पता अभी एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक है। दूसरी बात जो मुझे पता चल गई वो ये है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का ताल्लुक एक जैसा होता है, मतलब एक जैसे से मुराद ये जिस सिम्प्ट फोर्स होगी वहीं एक्सेलरेशन आएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन को लाने वाली चीज ही कौन है, फोर्स। Force applied on a body will produce an acceleration in it in the direction of the applied force। शायद बचपन में कभी इस कानून का रट्टा मारा होगा तो वो ये था। अब एक मिसाल से समझते हैं हम जरा बात को। देखो सपोज करो ये मेरे पास एक रोड है, ठीक है। इस रोड के ऊपर यहां पे मेरे पास एक अदद पेट्रोल पंप है, ठीक है भैया, ये पेट्रोल पंप है, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक अदद मान लीजिए एक बंदे की गाड़ी है, बंदे की जो गाड़ी है ना उसमें हो गया पेट्रोल खत्म, पेट्रोल मार्केट से शॉर्ट हो गया इसके पास। अब जब पेट्रोल खत्म हो गया तो इस बंदे को अपनी गाड़ी को पंप तक धक्का लेके जाना है। ये रोड है भाई जिसके ऊपर ये गाड़ी को घसीटता हुआ भाई साहब लेके जा रहे हैं, और गाड़ी जनाब बड़े मजे से आगे की तरफ जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी आगे जा रही है किस रफ्तार से, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। क्लियर है, सेट है। ये 2 नहीं करो, कर लो 5 कर लो, ठीक है। गाड़ी आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बंदा इसे धक्का दे रहा है तो गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है भैया। अच्छा अब मैं वहां पे खड़ा हुआ था, मैंने देखा, मैंने कहा यार इतनी धूप के अंदर बंदा जो है वो अकेला कराची की शदीद गर्मी में धक्के मारता हुआ लेके जा रहा है। मैंने कहा यार इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने इसकी हेल्प करना शुरू करी और आगे से पीछे की तरफ कुछ फोर्स लगाना शुरू कर दी। आगे से पीछे की तरफ क्या करा, मैंने फोर्स लगाना शुरू कर दी ताकि बंदा जल्दी पंप तक पहुंच जाए। तो मेरे फोर्स लगाने से बंदे की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि गाड़ी अभी आगे जा रही थी। गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहा, इधर है, सीधे हाथ की तरफ है, ये है गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन। गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां है, सीधे हाथ की तरफ है।
गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां है? सीधे हाथ की तरफ है। फोर्स कहां लग रही है? उल्टे हाथ की तरफ। तो इस भाई की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? स्पीड कम होगी। स्पीड क्या होगी? कम होगी। गोया के जो गाड़ी है वो डीसेलेरेट कर रही है, हां या ना? गाड़ी क्या कर रही है? डीसेलेरेट कर रही है। स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन गाड़ी चलती आगे ही रहेगी। मेरी रफ्तार कम है बंदे की रफ्तार से। मान लो बंदा लगा रहा था 10 न्यूटन, ठीक है, मेरी रफ्तार मान लो कम है, मेरी फोर्स मान लो कम है, गाड़ी जाती आगे ही रहेगी, लेकिन स्पीड पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो हुआ क्या है यहां पे, और जो कुट लगेगी वो तो अलग है। मेरे फोर्स लगाने से इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, हाँ या ना? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब अगर तुम नोट करो, एक्सेलरेशन कहां है? पीछे की तरफ। वेलोसिटी कहां है? आगे की तरफ। मेरे पीछे की तरफ फोर्स लगाने के बावजूद गाड़ी आगे ही जा रही है, बस कम स्पीड से जा रही है। क्लियर है? एक और मिसाल ले लो। अभी आपको नजर आ रहा है यहां पे एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या है? एंटी पैरेलल। जब स्पीड कम हो रही होगी, जब स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, तो एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। एक और मिसाल से समझते हैं बात को। मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 70 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे जा रही है। अब आप गाड़ी में अगर बैठे हो तो गाड़ी में एक एक्सेलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है। एक्सेलरेटर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के लिए होता है, ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए होता है। मैंने देखा सामने जो है ना वो रेड सिग्नल नजर आ रहा है। अब रेड सिग्नल के ऊपर हम अच्छे शहरी हैं, कवानीन को मानने वाले, तो मुझे क्या करना है? ब्रेक पेडल को प्रेस करना है, गाड़ी को आहिस्ता करना है। अब गाड़ी सीधे हाथ पे जा रही है, यानी कि ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब मैं ब्रेक पेडल अप्लाई करूंगा, तो जो ब्रेकिंग फोर्स लग रही है, ब्रेकिंग फोर्स आगे लगेगी पीछे लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रेकिंग फोर्स होगी वो कहां लग रही होगी? पीछे की तरफ लग रही होगी। इसकी वजह से, इस ब्रेकिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो भी कहां हो रही है? पीछे की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैंने ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करी गाड़ी पीछे भागना शुरू हो गई। भैया सब गाड़ी में तो बैठे होगे ना, कभी किसी के साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि गाड़ी चल रही है एक रफ्तार पे, आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी पीछे भागना शुरू हो गई? ऐसा तो कभी नहीं होता। गाड़ी आगे ही जाती रहेगी, लेकिन स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन उल्टी सिम्प में है, वेलोसिटी सीधे हाथ की डायरेक्शन में। तो दे बोथ आर एंटी पैरेलल। यानी कि क्या बात लिखेंगे? अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, देन एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑपोजिट सिम्प में लग रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन के मुकाबले में। क्लियर है? क्लियर हो गया? फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट सिम्प में अगर फोर्स लगेगी तो बॉडी की स्पीड कम होगी, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। पैरेलल कब होगी? अब जब मैंने देखा कि यार मेरे इस तरह करने से बंदे की मदद नहीं हो रही, वो उल्टा मुझे चंबे चमाटे मारने के लिए आ रहा है, तो मैंने क्या करा? मैंने अपनी फोर्स की डायरेक्शन बढ़ा दी, चेंज कर दी। अब मैं फोर्स उसी सिम्प में लगा रहा हूं जिस सिम्प में बंदा फोर्स लगा रहा था। अब क्या हुआ? अगर पहले इसकी रफ्तार 5 थी, मेरे भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने से इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगा, और अब की बार जो एक्सेलरेशन होगा, सर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे बनाते हैं आप? फोर्स की डायरेक्शन को देख के। तो अब की बार जब स्पीड इसकी इंक्रीज होगी, तो मैं कहूंगा, नजर भी आ रहा है मुझे कि एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है, यही एक्सेलरेशन है। स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर पैरेलल। इसी तरह से यहां देखो, मेरे पास गाड़ी की रफ्तार जो है वो मान लीजिए 70 मीटर पर सेकेंड है। मैंने देखा आगे रोड खाली है, मैं एक्सेलरेटर प्रेस करूंगा तो मेरा जो इंजन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मजीद फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। तो अल्टीमेटली जब स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। क्लियर है भैया? मैं ओवरऑल कहानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक और एग्जांपल से, अगर अभी भी मसला है समझ जाओगे। देखो समझो क्या बात है। अगर जिस सिम्प में बॉडी का मोशन हो रहा है उसी सिम्प में फोर्स लगेगी तो स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे। जिस सिम्प में बॉडी का मोशन हो रहा है उसके उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो बॉडी की स्पीड कम होगी और एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल बी एंटी पैरेलल। ये मार्कर है, इसको मैं ऊपर उछालता हूं। अगर आप मार्कर को ऊपर उछालो, मार्कर ऊपर जाएगा,
फिर ऊपर ही जाता रहेगा, छत फाड़ के निकल जाएगा, आसमान तक चला जाएगा? ऐसा तो नहीं करेगा ना भाई, नहीं करेगा ऐसा। ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। भाई नेचुरली ऐसा ही होता है ना, ठीक है। इसलिए कहते हैं जब आप अरूज पर हो ना तो इतना उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे आना है सबने, ठीक है, सबने नीचे आना है। न्यूटन ने ये बात बहुत पहले बता दी आपको। खैर, आपने मार्कर के ऊपर उछाला, ऊपर गया 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 गया, एक टाइम के बाद वो फिर क्या होगा, नीचे आएगा। अब आप किसी से पूछो भाई वो नीचे क्यों आया? ग्रेविटी की वजह से। तो हो क्या रहा था, जब मार्कर ऊपर जा रहा था, मार्कर का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स लग रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन के उल्टी सिम्प में। तो ऊपर जाते हुए मार्कर की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, होते 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 जीरो हो गई। फिर नीचे आ रहा है, अब नीचे आते हुए मार्कर की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो स्पीड बढ़ रही है। ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही थी। तो यही बात बताइए, अगर फोर्स एक्ट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड बढ़ेगी, ए एंड वी आर पैरेलल। इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड कम होगी, एंड अल्टीमेटली एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। क्लियर हो गया जनाब ये वाला? तो ये हमारे पास था, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से एक और मिसाल, एक और चीज समझ लो यहां पे जरा देखो। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन डिपेंडेंट होता है किस पे भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे। एक और बड़ी जबरदस्त चीज, मैं तो अक्सर जो है ना वो इसको ऐसे ही पढ़ाया करता था। ऐसे ही पढ़ाने से मुराद ये, मैं इसको ये पढ़ा दिया करता था कि भाई एक होता है आपके पास बॉडी का एक्सेलरेट होना, एक होता है बॉडी का डीसेलरेट होना, इसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं या डीसेलरेट भी कहते हैं, ठीक है। अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, अगर बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है वक्त के साथ, तो हम कहेंगे बॉडी डीसेलरेट हो रही है। एक और मिसाल से समझो, वहीं से हमारा इसका एक और एमसीक्यू भी बन जाएगा। मान लीजिए बॉडी की इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी है जनाब? 10 मीटर पर सेकेंड। दो अलग एक्सपेरिमेंट हो गए, एक को मैं कहता हूं केस ए, एक को मैं कह रहा हूं केस बी, ठीक है। केस ए में बॉडी की फाइनल स्पीड हो गई मान लो 12 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। केस बी में मान लो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई? एक गाड़ी थी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। कुछ टाइम बाद दो अलग अलग सिनारियोज बना लिए मैंने। एक केस में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ के 10 से 12 हो गया, एक में 10 से कम हो गया 8 हो गया। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूं, चेंज कैसे आता है? वीएफ माइनस वी आई। तो 12 माइनस 10 कितना आएगा? प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे वीएफ माइनस वी आई डेल्टा वी कितना आएगा? माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ रही है, यानी कि ये बॉडी एक्सेलरेट हुई है, ये बॉडी क्या हुई है? डीसेलरेट हुई है। बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वीएफ विल बी ग्रेटर देन वी आई? हाँ या ना? अक्सर लिखा मिलता है वीएफ इज ग्रेटर देन वी आई। अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही होगी तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही होगी तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कह सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पे आपके पास डेल्टा वी का वैल्यू होगा पॉजिटिव, यहां पे आपके पास डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। भाई देख लो ना, जब स्पीड कम होगी तो बाद वाली स्पीड में से पुरानी स्पीड निकालोगे तो माइनस साइन आएगा ना, छोटे में से बड़ा नंबर निकालने पे। और इसमें बड़े में से छोटा निकालेंगे तो बाद वाली ज्यादा है और पहले वाली कम है। ऐसे ही होगा। फिर हमने क्या कहा था? हमने कहा यहां पे एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल टू वेलोसिटी, यहां पे एक्सेलरेशन विल बी एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। अब दो चीजें, हम अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम लोग खुद भी लेक्चर बना रहे होते हैं, पढ़ाने के बावजूद हर दफा लेक्चर बनाते हुए कोई नई चीज सीखते हैं। जैसे मैंने इस दफा एक बड़ी जबरदस्त चीज सीखी और मैंने सोचा कि इसको ऐसे भी बताया जा सकता है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही है ना बच्चे? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डेल्टा वी के हमेशा पैरेलल होगा। क्या मतलब? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू डेल्टा वी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू डेल्टा वी। अब तक मैं क्या क्या बता चुका हूं, ये सब लिखते जाना।
डेल्टा वी की पैरेलल है कैसे? जरा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या था? अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स डायरेक्शन कैसा होता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन फिक्स नहीं होती हैं। जिस गिवन डायरेक्शन का वेक्टर है उसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर ये डायरेक्शन है और इसको आप प्लस मान रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा। अगर ये गिवन वेक्टर है इसको आप प्लस कह रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब जरा समझिएगा, मैंने कहा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां से आता है? डेल्टा वी से आता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय द नेचर ऑफ चेंज। अब यहां से एक और तरीके से कैसे पता चल रहा है? मान लो एक गाड़ी यहां मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। कुछ टाइम बाद इसकी रफ्तार बढ़ के हो गई 12 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे डेल्टा वी निकालना हो तो डेल्टा वी कैसे आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। जब माइनस करूंगा तो डेल्टा वी कैसा आएगा? पॉजिटिव। मैंने कहा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा वी का होगा। डेल्टा वी कैसा है? पॉजिटिव है। डेल्टा वी कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगर मैंने इस वेक्टर को पॉजिटिव माना हुआ था तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव। सही है सर। ये एरो कितना बड़ा होगा ये तो मैग्नीट्यूड तय करेगा, और मैग्नीट्यूड कहां से आएगा? डेल्टा वी अपॉन टी से आएगा। एक और मिसाल से समझो अगर अभी भी समझ में नहीं आया। देखो मान लो यही बात है, गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का वेक्टर है उसको आपने पॉजिटिव मान लिया क्योंकि वो गिवन वेक्टर है आपका। कुछ टाइम बाद बॉडी की रफ्तार कम हो गई 8 मीटर पर सेकंड। भाई बॉडी उसी डायरेक्शन में चल रही है, बस रफ्तार कम होगी, कितनी हो गई? 8। अब अगर मैं डेल्टा वी निकालता हूं, डेल्टा वी कैसे आता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस आएगा क्योंकि माइनस का 2 आएगा। अब अगर सीधे हाथ की डायरेक्शन यहां पे आपने पॉजिटिव ली हुई थी तो डेल्टा वी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन उल्टे हाथ की तरफ होगा। क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या होगा? उल्टे हाथ की तरफ। देख के नजर आ रहा है एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। क्लियर है? यानी कि आप क्या कहोगे? आप इन दोनों को मिला के यूं भी कह सकते हो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू डेल्टा वी, या द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गिवन बाय द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हो गया जनाबे वाला? सही है। A to Z चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली। अच्छा एक चीज और रह गई, जब कोई बॉडी डीसेलरेट कर रही होती है इसके मोशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? रिटार्डेशन या रिटार्डेड मोशन। अगर कहा जाए ना रिटार्डेशन क्या है या डीसेलरेशन क्या है, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी में दोनों चीजें आ जाती हैं भैया। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां से मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन की सिंप में लगेगी तो वो स्पीड अप करेगा, पैरेलल हो जाएगी। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन की उल्टी तरफ लगेगी तो वो स्पीड स्लो करेगा और वो डीसेलरेट होगा, रिटार्डेड मोशन होगा। अब एक और, ठीक है, एक और चीज, अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर सवाल में पूछे डेटा देके कि फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द गिवन डेटा, फाइंड द एक्सेलरेशन, तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने बोला जाए तो एक्सेलरेशन प्लस आए या माइनस आए आपने साइन मेंशन करना है। ये लिख लेना, बहुत सारे बच्चे ये बोंगी मारते हैं, प्लस आए या माइनस आए आपने ये चीज मेंशन करनी है। अगर आपसे सवाल वाला पूछे कि फाइंड द डीसेलेरेशन या फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, तो जब आप रिटार्डेशन निकालोगे ना सवाल में तो ऑब्वियस है माइनस साइन आएगा आंसर में। क्या आएगा? माइनस साइन, क्योंकि डीसेलेरेशन है, क्योंकि डेल्टा वी कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव आ रहा होगा, तो ए के साथ माइनस साइन आएगा, जाहिर है, ठीक है, तो माइनस साइन आ रहा होगा। लेकिन आपने आंसर लिखते हुए माइनस साइन नहीं लिखना। क्यों भाई? सवाल वाले ने क्या पूछा था कि भाई डीसेलरेशन बताओ, आपने सॉल्व किया, डीसेलरेशन आई -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो आप आंसर लिख रहे हो डीसेलरेशन ऑफ द बॉडी इज फाउंड टू बी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसा नहीं करना भाई। डीसेलरेशन में खुद नाम का नेगेटिव मौजूद है, रिटार्डेशन में खुद नाम का नेगेटिव मौजूद है। अगर आपसे वो सिंपल बोले ना एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, अब इसका मतलब वो आपके ऊपर छोड़ रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो यू आर सपोज टू पुट द माइनस या प्लस साइन ओवर देयर ताकि पता चल जाए कि वो एक्सेलरेशन था या डीसेलरेशन था। बट वंस
ये मेंशन कर दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई डिसेलरेशन निकालो या रिटार्डेशन निकालो, तो यू आर नॉट सपोज टू पुट एन एडिशनल माइनस साइन ओवर देयर, माइनस साइन इज मेंशन्ड देयर, ठीक है। अक्सर अब मैट्रिक क्लास की किताब उठा के देखना, उसमें लिखा होता है ये किताब में कि डिसेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, माइनस साइन आ रहा होता है, नीचे आंसर में नहीं दिया हुआ होता। अब हमारे अक्सर लोग यहां पे कह देते हैं कि ये मिस प्रिंटिंग है। बाबा मिस प्रिंटिंग कोई नहीं है वहां पे। इसी तरह से अगर आपको कभी पेपर में ब्रेकिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, डिसेलरेटिंग फोर्स निकालने दे दी जाए, तो उसके अंदर आप कभी भी माइनस साइन नहीं लगाते आंसर में, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आगे आएगा। इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब आती है जनाबे वाला हमारे पास एक और चीज जिसको हम कैटेगराइज करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से। अब अक्सर जगहों पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह दिया जाता है, और जो आपका रिटार्डेशन होता है या डिसेलरेशन होता है उसको क्या कह दिया जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जबकि ऐसा नहीं है। अक्सर आप देखोगे ना हमारी जो 4 बोर्ड्स की किताबें हैं उनमें भी अभी तक की जो सिंध की किताब है या पंजाब है या बलूचिस्तान है, तीनों में इसी तरह मेंशन है। मैं ये भी बता दूंगा कि वो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो पूरी कहानी समझ लेना। फेडरल बोर्ड वालों ने बहरहाल इसको बड़े अच्छे तरीके से, या केपी वालों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के साथ अगर प्लस या माइनस साइन आए वो क्या शो करता है, डायरेक्शन को, याद है। और मैंने अभी बताया था कि कोई भी गिवन वेक्टर अगर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा वेक्टर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अमूमी तौर पे जो हमारे बुजुर्गाने फिजिक्स हैं, जो फिजिक्स के बड़े हैं, वो राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव, क्लियर है। तो भैया पॉजिटिव एक्सेलरेशन से सिंपल ये मुराद है राइट वर्ड एक्सेलरेशन। क्या मुराद है, राइट डायरेक्शन में आने वाली एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन से सिंपल ये मुराद है लेफ्ट वर्ड एक्सेलरेशन। राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कब आएगी, जब आपकी फोर्स लग रही होगी राइट साइड पे, सीधे हाथ की तरफ। लेफ्ट एक्सेलरेशन कब आएगी, जब आपकी फोर्स लग रही होगी भैया किस हाथ पे, लेफ्ट साइड पे, क्लियर है। अब अच्छे तरीके से गौर से सुन लो, जो आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये बॉडी की स्पीड बढ़ा भी सकती है और बॉडी की स्पीड कम भी कर सकती है। यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, कैन डिसेलरेट अ बॉडी। आपने बिल्कुल सही सुना, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा भी सकती है, स्पीड कम भी कर सकती है। ये पॉइंट सारे क्लियर कर लेना, क्योंकि जब हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ग्राफ सही या गलत के फैसले होते हैं, क्लियर है। अब मिसाल से आपको समझाते हैं बात की, परेशान नहीं हो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो सीन क्या है, आपके पास एक बंदा है, मान लो बंदे की मिसाल ले लेते हैं। बंदा ऐसे आगे की तरफ भाग रहा है, इधर तुम लोगों के लिहाज से सीधे हाथ की तरफ भाग रहा है, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बंदा सीधे हाथ की तरफ भागे जा रहा है। मैंने पीछे से जाके उसे थोड़ा सा पुश किया, मैंने राइट साइड पे फोर्स लगाई, तो बंदे की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी गिरने से पहले, उसके बाद गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं वो गिरा नहीं है, तो मैंने सीधे हाथ पे फोर्स लगाई तो उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। मैंने फोर्स कहां लगाई, राइट साइड पे, एक्सेलरेशन भी कहां आई होगी, राइट साइड पे, स्पीड बढ़ गई। बंदा जा रहा है सीधे हाथ पे 2 मीटर पर सेकंड से, तो आपने देखा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहां पे आई, राइट साइड पे, फोर्स राइट पे लगाने पे उसने स्पीड क्या करी, बढ़ा दी। पॉइंट समझ आ रहा है, स्पीड क्या करी, बढ़ा दी। अब देखो राइट वाली फोर्स या राइट वाली एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड कम कैसे करेगी। बंदा आगे नहीं भाग रहा, अब बंदा मेरी तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, मैं यहां खड़ा हूं, भाई साहब मेरी तरफ आ रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, मैं चाह रहा हूं वो उस तरफ जाए। मैं क्या करूंगा, मैं उसे धक्का दूंगा। जब धक्का दूंगा तो पहले उसकी स्पीड मेरी डायरेक्शन में 2 से 1 होगी, 1 से 0 होगी, फिर वो उस डायरेक्शन में जाएगा। एक गाड़ी है मेरी तरफ आ रही है 3 मीटर पर सेकंड से, मैं चाह रहा हूं गाड़ी आगे जाए, गाड़ी क्या हो, आगे की तरफ जाए। तो जब मैं उस पर फोर्स लगाना शुरू करूंगा तो पहली मेरी फोर्स उसकी इस डायरेक्शन की स्पीड खत्म करेगी, कम करेगी। 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, अब जाएगी वो उस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। इनर्शिया नाम की कोई चीज होती है ना बाबा दुनिया में, इनर्शिया की वजह से वैसे आ रहा है। मैं चाह रहा हूं वो उधर जाए, तो मैं पहले फोर्स लगाऊंगा सीधे हाथ की तरफ, वो फोर्स उसका मोशन डिसेलरेट करेगा,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जो डिसेलरेट कर रही है मोशन यहां पे, फिर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है? अब सेम गोज फॉर हियर। एक बंदा उस डायरेक्शन में भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, मैंने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई, बंदे का डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट, फोर्स अप्लाइड लेफ्ट, एक्सेलरेशन लेफ्ट यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसने इसकी स्पीड बढ़ा दी। स्पीड क्या कर रहा है? बढ़ाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसी डायरेक्शन में बंदा जा रहा था, मैंने भी फोर्स वहीं लगा दी, स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। अब बंदा मेरी तरफ आ रहा है, बंदा राइट साइड पे आ रहा है, बंदा इधर आ रहा है, मैं उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो जो मैं उधर फोर्स लगा रहा हूं, बंदा इधर आ रहा है, तो पहले उसकी स्पीड कम होगी, होते होते 0 होगी, फिर वो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। क्लियर हुआ? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों काम कर सकते हैं, बॉडी की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अक्सर किताब में जो लिखा होता है वो ये होता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन बॉडी को स्पीड अप करता है, यानी कि इसको हम सिंपल एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन बॉडी की स्पीड कम कर रहा होता है, इसको हम सिंपल डिसेलरेशन कहते हैं। ऐसा क्यों लिखा होता है? फेडरल बोर्ड में तो ये पूरी कहानी मेंशन है, लेकिन बाकी 3 बोर्ड की किताब में ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। वो इसलिए कि अमूमी तौर पे जब समझा रहे होते हैं ना, तो एग्जाम्पल कंसीडर करते वक्त जो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन माना जाता है वो राइट साइड होती है। क्या मान के चलते हो आप कि बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? राइट साइड। बॉडी कहां जा रही है? सीधे हाथ की तरफ। बॉडी कहां जा रही है? सीधे हाथ की तरफ। ये एक प्री अजम्पशन है। रियल लाइफ में तो लाजमी नहीं है ना ऐसा हो, तो ग्राफ हम रियल लाइफ के बना रहे होंगे यहां पे भी। ये एक अजम्पशन है कि आप मान के चलते हो बॉडी कहां जा रही है? राइट साइड पे। तो जब बॉडी सीधे हाथ पे जा रही है, तो अगर आपने फोर्स लगाई इसी डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो ये बॉडी की स्पीड क्या करेगी? बढ़ाना शुरू कर देगी। तो देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रही है यानी कि एक्सेलरेट कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रही है। इसी तरह से अगर आपने यहां पे आके फोर्स लगाना शुरू करी उल्टे हाथ पे, तो भाई फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ये वाली फोर्स इस बॉडी की स्पीड क्या करेगी? कम करेगी। समझ आ गई? भाई बंदा आगे की तरफ भाग रहा है, मैं पीछे से घसीट रहा हूं उसे। भाई बंदा आगे भाग रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? पीछे घसीट रहा हूं। अब बंदा राइट साइड पे जा रहा है, मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? पीछे की तरफ। बंदा कहां जा रहा है? आगे की तरफ। मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? पीछे की तरफ। क्लियर हुआ? समझ आ गई? बंदा आगे जा रहा है, मैं फोर्स पीछे लगा रहा हूं, तो वो डिसेलरेट करेगा। बंदा आगे जा रहा है, मैं फोर्स भी आगे ही लगा रहा हूं, एक्सेलरेट करेगा। चल है? तो बहरहाल पूरा कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन दोनों काम कर सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी दोनों काम कर सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन दोनों काम कैसे कर सकता है? बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने फोर्स यहीं पे लगाना शुरू कर दी, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी। बंदा सामने से आ रहा है मेरी तरफ, मैंने फिर फोर्स वहीं लगाई, अब ये स्पीड कम कर रही होगी। यहां भी ऐसी कर दिया। तो सही कॉन्सेप्ट जानकर जियो कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन डू बोथ द थिंग, सिमिलरली नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन आल्सो डू बोथ द थिंग। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड है, तो आगे पीछे कुछ ना लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेट करती है। क्लियर हो गया? उसका रीजन बता दिया, क्योंकि आपने जो कुछ नहीं बताया हुआ हो, तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी का अज्यूम किया गया होता है वो ये वाला होता है। कहां पे? राइट साइड पे। क्लियर है भैया? कॉपी करो यहां तक, आगे चलें। अच्छा बेटे, अब हम लोगों ने जिस तरह से वेलोसिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी ना, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही हमारे पास यहां पे एक्सेलरेशन में भी टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो बेटे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? एक बॉडी मिसाल के तौर पे एक सर्टेन पॉइंट से चल के दूसरे सर्टेन पॉइंट पे आ रही है, दरमियान में मान लो उसको 10 सेकंड लगे, एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक आने में उसे कितने सेकंड लगे? 10 सेकंड लगे। आपने रास्ते में किसी भी एक लम्हे पे उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है कि यार इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका एक्सेलरेशन क्या था, इस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया, वो कहलाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? वही जैसे वहां पढ़ा था, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। देखो भाई, इसमें जो लिमिट ऑपरेटर लगा हुआ है ना, ये डेल्टा टी अप्रोचेस 0 से क्या मुराद है? डेल्टा टी अप्रोचेस 0 से मुराद ये कि जो आपका इनिशियल और फाइनल टाइम है वो इतना करीब करीब है कि अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करो तो वो तकरीबन 0 आंसर देगा। इक्वल टू 0 नहीं होगा, तकरीबन 0 आंसर देगा।
तो ये किसी भी एक लम्हे की, किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर बॉडी का क्या एक्सेलरेशन था, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम कह रहे होते हैं जनाबे वाला हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यह आपको किसी एक लम्हे की सूरत हाल बताएगा कि अभी वेलोसिटी में कितना चेंज आया इस पर्टिकुलर पे। वो पूरी कहानी का नहीं बता रहा होगा। पूरी कहानी का अगर आपको मालूम करना है कि बॉडी जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई थी, तो पूरी कहानी का एक एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको निकलवाना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा कि भैया आपका टोटल वेलोसिटी में क्या चेंज आया डिवाइडेड बाय आपको टोटल टाइम कितना लगा उसको चेंज करने के लिए। क्लियर है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या है भाई? जो बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, तो ए से बी तक जाने में जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आया, यानी कि ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या है? पूरी कहानी का, यानी कि कंप्लीट जर्नी का, यानी कि पूरी कहानी के अंदर जो बॉडी का वेलोसिटी का चेंज आया वो, और जितना टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी फॉर दिस चेंज, वो यहां पे आएगा। वो आपके पास क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है। अब जिस तरीके से वेलोसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, आपकी जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अभी आगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लें, फिर मैं इस पे वापस आता हूं कि कब बराबर होगी और कब बराबर नहीं होगी, उसको भी नोट कर लेना, ताकि अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो हमारे पास हर सवाल का पहले से जवाब मौजूद हो। अब देखो जनाब, हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या नाम देते हैं जनाब? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसे लिख दूं, मान लो एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है और बॉडी को 4 सेकंड लगते हैं, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा और चौथा। बॉडी कहां से कहां जा रही है? बॉडी जा रही है ए से बी। कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड। तो मैंने उसको 4 बराबर टाइम स्लॉट्स में ब्रेक कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मान लो बॉडी के पास पहले सेकंड में स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। पहले में स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर का। डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 मीटर का। सेट है? यहां पे बॉडी के पास स्पीड है या वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। इस सेकंड में भी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? 4 मीटर। यहां पे बॉडी के पास फिर वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। यहां पे बॉडी के पास फिर वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी ने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करी है? हाँ या ना? और बॉडी के पास हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में एक बराबर वेलोसिटी रही है, तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है? वो एक्सेलरेशन जो तब्दील ना हो रही हो, वो एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट हो। भाई एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर आप कह रहे हो ना बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, या उसका डायरेक्शन भी कैसा है? कांस्टेंट है। तो अगर बॉडी के पास हर एक सेकंड में या हर इंटरवल ऑफ टाइम में एक बराबर वेलोसिटी रही, तो क्या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? बिल्कुल नहीं कह सकते। ये जो केस आपके सामने है, ये तो जीरो एक्सेलरेशन वाला है। क्यों भाई? अक्सर के जहन में ये आ रहा होता है क्योंकि वो ताजा पढ़ के आए होते हैं ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया यहां पे। ये एक्सेलरेशन जीरो वाला क्यों है? मेरा बच्चा, स्टार्ट में जाके एक्सेलरेशन का डेफिनेशन रिवाइज करो। क्या था? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार एक्सेलरेशन होती है। पहले सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी 4, दूसरे में बॉडी का वेलोसिटी 4, तीसरे में 4, चौथे में 4। बॉडी की वेलोसिटी क्या बदली है? नहीं बदली। जब बॉडी की वेलोसिटी ही नहीं चेंज हुई, यानी कि आपको साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग 4 गिवन सेकेंड्स इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट। ना डायरेक्शन चेंज हुआ क्योंकि बॉडी ऐसे ही जा रही थी, ना डायरेक्शन चेंज हुआ। फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो अल्टीमेटली बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जरा समझिएगा बात को। बेटे, जब भी आपको पता चल जाए ना कि बॉडी एक्सेलरेटेड है, मान लो ए से बी पे जा रही है 4 सेकंड में, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है?
ठीक है, बॉडी ने 4 सेकंड में ए से बी तक का फासला कवर किया। पहले सेकंड में बॉडी की रफ्तार मान लीजिए थी 4 मीटर पर सेकंड, अगले में बढ़ करके हो गई 7 मीटर पर सेकंड, अगले में बढ़ करके हो गई 10 मीटर पर सेकंड, अगले में बढ़ करके हो गई 13 मीटर पर सेकंड। अब वो देखो, पहले सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी क्या था 4, अगले में 7। क्या वेलोसिटी चेंज हुआ? यस सर। कितना हुआ? 3 मीटर पर सेकंड। सेट है। दूसरे में कितना है? 7। अब कितना हुआ? 10। क्या वेलोसिटी चेंज हुआ? कितना? 3। फिर से 3 हुआ। यहां भी चेंज आया तीसरे और चौथे में, बिल्कुल कितना? 3। यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या सर? कि अगर बॉडी का वेलोसिटी में इक्वल चेंज आए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फिर सुनना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी की वेलोसिटी में एक बराबर का चेंज आ रहा हो, तो हम कहेंगे बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। जैसे यहां पे मैं बॉडी की एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कैसे लिखूंगा? 3 मीटर पर सेकंड बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। अभी तक की सारी कहानी को रिलेट करते हुए लिखा है कि हर गुजरते सेकंड के साथ बॉडी की वेलोसिटी में 3 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हर गुजरते सेकंड के साथ जो बॉडी की रफ्तार में चेंज आ रहा है वो एक बराबर होना चाहिए। क्लियर है? जैसे यहां 3 आया तो फिर 3 आया, फिर 3 आया। अगर पहले में 4 का चेंज आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया। जैसे जो आपका फ्री फॉल मोशन है, फ्री फॉल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्री फॉल मोशन जो है आपका, जो आपका फ्री फॉल मोशन है, फ्री फॉल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है? जी के बराबर, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे फ्री फॉल करती है, हर गुजरते सेकंड के साथ बॉडी की स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होता है जब ऊपर से नीचे आ रही होती है। तो पहले सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ी स्पीड, अगले सेकंड बाद फिर इतनी बढ़ी, अगले बाद फिर इतनी बढ़ी। क्लियर है? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा? भाई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, मान लो 4 सेकंड लगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में बॉडी की रफ्तार थी 4 मीटर पर सेकंड, अगले में बढ़ करके बॉडी की रफ्तार हो गई 7 मीटर पर सेकंड, फिर बॉडी की बढ़ करके रफ्तार हो गई 15 मीटर पर सेकंड, उसके बाद बॉडी की रफ्तार हो गई मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड। देखो, पहले से दूसरे में सेकंड में जाते हुए बॉडी की रफ्तार में 3 मीटर पर सेकंड का इजाफा हुआ, दूसरे से तीसरे में जाते हुए 8 मीटर पर सेकंड का इजाफा हुआ, वीएफ माइनस वी आई। तीसरे से चौथे में जाते हुए 5 का इजाफा हुआ। बॉडी की स्पीड तो मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन वेरिएबल मैनर में, नॉन कांस्टेंट मैनर में, नॉन यूनिफॉर्म मैनर में। तो अगर इफ the velocity of the body changes by unequal amount, if the velocity of the body changes by unequal amount in equal intervals of time, body is said to be moving with non-uniform acceleration. Acceleration non-uniform हो सकती है अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन चेंज हो जाए। क्लियर है? सेट है? समझ आती है बात की सारी? यहां तक हमें क्लियर होता है? तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। एक चीज और, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसकी डायमेंशन निकालनी हो, वैसे तो निकाल लोगे क्योंकि डायमेंशन का टॉपिक हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, तो क्या बन जाएगी? मीटर के लिए लेंथ एल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर का मतलब टी पावर 2, जब टी पावर 2 ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -2। डायमेंशन हमेशा एम एल टी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम पावर 0, एल पावर 1, टी पावर 2, सॉरी -2। अरे भैया 2 कहां से आ गया? -2, टी पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कॉपी कर लिया जाए, आगे चलते हैं। अब यहीं पे मेरा बेटा एक मिसाल समझ लो। देखो, अगर मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि आपने बॉडी की एक्सेलरेशन मूव करी 3 अलग टाइम पे। एक दफा बॉडी की एक्सेलरेशन आई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक दफा बॉडी की एक्सेलरेशन आई मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक दफा बॉडी की एक्सेलरेशन आई मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि बॉडी मूव कर रही है विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
सर अभी तो आपने कहा कि अगर वेलोसिटी में एक जैसा चेंज आए तो वो यूनिफॉर्म होता है, फिर इसे क्यों नॉन यूनिफॉर्म? अबे वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा यहां, ये एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, समझ आ रही है भाई? ये एक्सेलरेशन पहले आपने मेजर करी, वो क्या थी? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ टाइम बाद एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ टाइम बाद कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बदल रही है यहां पे, समझ आ गया? वेलोसिटी से डिफाइन नहीं कर रहे अभी हम यहां पे, ठीक है? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के सेंस में ऐसे बताया था कि भाई वेलोसिटी पहले 4 थी, फिर 7 हुई, यानी कि 3 का इजाफा हुआ वेलोसिटी में, फिर 3 का इजाफा हुआ तो 10, फिर 3 का इजाफा हुआ 13, तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। देखो जब आपने एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नोट करी ना, इसका मतलब उस वक्त बॉडी इस तरह से मूव कर रही थी कि हर सेकंड बाद वेलोसिटी में 6 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा था। जब आपने अगली बार नोट करी तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि वेलोसिटी में हर सेकंड बाद 8 का चेंज आ रहा है। जब यहां मूव करी तो वेलोसिटी में हर सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। जब आपने इसका एक एवरेज निकाला, एवरेज 6 + 8 + 10 तीनों को जमा किया, 3 से डिवाइड किया, तो मेरा ख्याल है यह आंसर क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल यही आएगा। तीनों को जमा करना और 3 से डिवाइड कर देना। अब देखो पहले डाटा के लिए या पहले डाटा सेट के लिए ये इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज को मिलाओ, इंस्टेंटेनियस कम है, एवरेज ज्यादा है। दूसरे डेटा के लिए ये इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है। इंस्टेंटेनियस के लिए दूसरे लम्हे के लिए ये इंस्टेंटेनियस होगी, एवरेज से मिलाओ बराबर है। तीसरे केस में इंस्टेंटेनियस ज्यादा है और एवरेज कम है। तो अपने पास क्या नोट करोगे? अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में बी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन द एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऐसा होता कि आप नोट करते, मान लो बॉडी मूव कर रही, पहली दफा नोट किया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगली दफा फिर नोट किया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगली दफा फिर नोट किया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एवरेज कितना आ रहा है? 8 ही आएगा। अब की बार बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। बाबा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये समझ लेना। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। देखो वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो ना या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, बॉडी के पास वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। बस यूनिफॉर्म का मतलब यह है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यह कि वेलोसिटी तमीज से चेंज हो रही है, वेलोसिटी एक जितने अमाउंट से चेंज हो रही है हमेशा, वेलोसिटी हैपहैज़र्ड रैंडम मैनर में चेंज नहीं हो रही है, यह मतलब है यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म में भी वेलोसिटी चेंज हो रही है बट रैंडमली हो रही है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बिल्कुल बदल रही है लेकिन फिक्स अमाउंट में 8 के लिहाज से, सेट है। तो अब यहां देखो एवरेज भी 8 आ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस एवरेज बराबर, फिर अगले लम्हे में इंस्टेंटेनियस एवरेज बराबर, फिर अगले लम्हे में इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि हम कहेंगे इफ द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होगा अगर बॉडी मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है भैया? कॉपी करो, आगे चलें। अब देखो मेरा बेटा आप लोगों ने 3 अदद इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। एक VF इक्वल्स VI प्लस A इंटू टी, इसी को बाज लोगों ने V इक्वल्स U प्लस A इंटू टी के नाम से पढ़ा होगा, वही है। इसी तरह से S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसी को बाद लोगों ने S इक्वल्स U इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर के नाम से पढ़ लिया होगा, सेट है। थर्ड इक्वेशन 2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, या अक्सर VI स्क्वायर को यहां ले आके भी पढ़ा हुआ होता है। 2AS विल बी इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, सेट है। V और U फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना भाई, इसके ऊपर अभी वैसे पूरा लेक्चर आएगा, लेकिन यहां तक के रेलेवेंट से रिलेटेड कुछ 2 चीजें बताने वाली हैं। अच्छा, अक्सर जो है ना बच्चों के जहन में सवाल आता है, सर आप लेक्चर के आगाज में कहते हैं कि इसमें हम अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे, सब करेंगे। तो मेरा बेटा ये जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं ना, इन सब में क्वेश्चंस मौजूद हैं। आप कहीं का भी पास पेपर उठा के देखो, कहीं का भी, जहां का दिल करे। हर पास पेपर में, चाहे आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का पेपर उठाओ, किसी मेडिकल का पेपर उठाओ या किसी बोर्ड का एग्जाम उठाओ, आपको जब एमसीक्यू का वेटेज मिलता है ना बेटे, तो एमसीक्यू में आपके पास 75% थ्योरी होती है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी,
और ये भी बहुत ज्यादा बता दिया 25%, ये आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है न्यूमेरिकल छोड़ दिए जाएं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, थ्योरी भी होती है। तो जहां जो चीज आई हुई है पास पेपर में वो सब लेक्चर में मौजूद है। आप लेक्चर लो और उसके बाद जो आपको टेक्स्ट बोर्ड की किताब सूट करती है वो बोर्ड की किताब में खोल के पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है बहरहाल, तो ये सब होते हैं इसमें। अब ये जो आपको बता रहा हूं ना, ये आप देखना, जो सिंध के अंदर एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करता है, उसके 2018 जब लास्ट ईयर एनटीएस ने टेस्ट कंडक्ट किया है ना, अभी 2018 या 19 में, उसके टेस्ट में सवाल आया, वो जो बताने लगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करती हैं, जो आपके काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स हैं ना, कौन कौन से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इनको आपस में रिलेट करती हैं और इनकी आपस में सॉल्यूशन निकालने में हेल्प आउट करती हैं। कि अगर आपको इनमें से कोई एक दो पैरामीटर पता है तो बाकी के रिमेनिंग पैरामीटर्स आप मालूम कर सकते हो। मजेदार बात क्या है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ एप्लीकेबल कब होती है, अगर बॉडीज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही हो और बॉडी का मोशन वन डायमेंशन में हो। ये दो कंडीशन है इसकी भाई, जो हमें पता ही नहीं होती है। बॉडी का मोशन रेक्टिलिनियर होना चाहिए, बॉडी का मोशन लीनियर होना चाहिए, बॉडी एक एक्सिस पे मूव करे। एक एक्सिस बोले तो ऐसे एक्स के अलोंग या ऐसे वाई के अलोंग, एक्स वाई के दरमियान में मूव ना करे। एक्स वाई के दरमियान में मूव करेगा तो फिर मसला आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल में जाके देखेंगे एक्स वाई के दरमियान में मूव करेगा तो इनकी हम शक्ल चेंज करते हैं, रेंज का अलग फॉर्मूला, हाइट का अलग फॉर्मूला, टाइम का अलग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। उसके पीछे बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट यही है। और अगर चेंज नहीं करते तो वेक्टर अप्रोच लगाते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट दूसरा है। बहरहाल बताने का मकसद ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये करती क्या है, इन पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करती हैं और इनको हमें हेल्प आउट करके देती हैं। और ये कब लगा सकते हो, जब आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन हो। इसी को रेक्टिलिनियर भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन से, भाई स्पेलिंग देख लेना, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि, ठीक है, इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर या मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, किसी एक एक्सिस के अलोंग, किसी एक एक्सिस के अलोंग, या तो एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आपका जो फ्री फॉल मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। फिर रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मुराद ये नहीं है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बट बाय इक्वल अमाउंट, बाय फिक्स अमाउंट। अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हर सेकंड में 5 ही वेलोसिटी चेंज होगी, 5 से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मिसाल कैसे होती है, ऐसे होती है। मिसाल देता हूं, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 5t, मैंने कहा भाई एक बॉडी का एक्सेलरेशन है 5t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपने कभी ऐसा देखा है आज तक? नहीं देखा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब टाइम t इक्वल 0 है ना तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। t को 0 पुट करो, 0 आ रहा है यहां पे। जब टाइम t इक्वल 1 हुआ ना तो बॉडी का एक्सेलरेशन 5 हो गया, 5 1 5। जब टाइम t इक्वल 2 हुआ ना तो बॉडी का एक्सेलरेशन 10 हो गया। यह है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो आपके कोर्स में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहीं भी शामिल नहीं है। आप में से जो लोग आगे इंजीनियरिंग रखेंगे वो मैकेनिक्स में इसको जाके पढ़ेंगे, वहां पे फिर ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होती है। वहां पे क्या यूज होता है वो भी बता देता हूं। वहां पे यूज होते हैं आपके पास डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, ये दो चीजें यूज होती हैं आपके पास। जैसे हम कहते हैं ना, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वहां पे हम वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ ये वही है, डेरिवेटिव वही है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से एक्सेलरेशन को भी आपने क्या डिफाइन किया था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डेल्टा टी क्यू लिखते सब बता चुका हूं। जब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ते हैं ना तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेट है? या इसी को ऐसे भी करते हैं, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का। कैसे भाई? भाई v क्या था, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब यहां रखूंगा लाके तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में निकालने होता है ना, तो ये वैसे ही इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव टाइम की रिस्पेक्ट से लोगे तो वेलोसिटी आएगा। ये फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है,
ठीक है, इसका एक ग्राफिकल अप्रोच भी है, वो भी आगे आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को फर्दर ओपन कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, ds बाई dt। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है आपका, एक्सेलरेशन। ये ऐसे जा रहा है, अब ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है, खैर उस पर नहीं जा रहे अभी हम। इंटीग्रेशन करोगे तो उल्टी तरफ आना शुरू हो जाओगे, यानी कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ठीक है, बहरहाल वो हमारा कोर्स नहीं है, मैंने वैसे ही ये अब एमसीक्यू आपसे पूछा गया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सिर्फ सॉल्यूशन देंगी उन क्वेश्चंस का जिसमें आपकी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। आप पूरी किताब उठा के देख लेना अपनी, उसमें हमेशा आपकी बॉडी कैसी होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता, इसलिए रियल लाइफ के लिए हम ये यूज भी नहीं करते, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यूज करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है भैया, कॉपी करो, आगे देख लेते हैं, कोई चीज बाकी है तो वो भी मुकम्मल करें। एक चीज जो मेरा बेटा भी यहां बताने से रह गई, आप यही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हो। आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है। इसमें आपका स्लोप होता है और एरिया अंडर द कर्व होता है। आपस की बात बताऊं तो ये जो डेरिवेटिव है ना, ये बेसिकली आपका स्लोप होता है और जो इंटीग्रेशन है ना, ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है बेटे यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ग्राफिकल मैनर में। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए तो हम आगे करेंगे, ग्राफिकल मैनर में ये चीजें कैसे निकालते हैं वो आगे ग्राफ के लेक्चर आएंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के भी लेक्चर आएंगे, हम सवाल देखेंगे। ये वाला और ये वाला पार्ट हमारे कोर्स का नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वाला, तो वो हम कवर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, चलो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।